प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश कोटवाल आपका इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम BA द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन में आपका जो प्रथम पेपर है प्रशासनिक संस्थाएं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी सरकार के बारे में, सरकार के संगठन के बारे में। उसके पश्चात अब आज हम जो हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। तो जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं वो सभी देशों में एक जैसे नहीं होते हैं। उसके कार्य क्या हैं और उनके कार्यों की क्या भूमिकाएं हैं, यह इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शासन करने का प्रकार कैसा है, शासन की पद्धति कैसी है। अगर सरकार का रूप निरंकुश राजतंत्र जैसा है तो व्यवस्थापिका की भूमिका केवल परामर्श देने वाली रह जाती है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह के समय में व्यवस्थापिका का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था और ऐसे तानाशाह व्यवस्थापिकाओं पर कोई ध्यान भी नहीं देते थे। यदि शासन का स्वरूप भारत और इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रजातंत्र वाला है, संसदीय प्रजातंत्र का है, तो व्यवस्थापिका की शक्तियां व्यापक और विस्तृत होती हैं। इन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का अपने पद पर बने रहना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कार्यपालिका कब तक संसद में अपना बहुमत बनाए रख सकती है। जैसे ही कार्यपालिका का संसद में बहुमत समाप्त हो जाता है, वैसे ही कार्यपालिका को तुरंत ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, अपने पद को त्यागना पड़ता है। इस प्रकार इंग्लैंड और भारत दोनों ही देशों में संसद में ही प्रभुसत्ता निहित मानी जाती है। अगर शासन का स्वरूप अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला है तो ऐसे देशों इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान रहता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। का कार्य करता है। अतः इसमें सभी की, व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं और तीनों ही जो क्षेत्र हैं, तीनों ही जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हैं, तीनों अपने क्षेत्र में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र होते हैं और तीनों ही जो शक्तियाँ संविधान ने उन्हें दी हैं, उन शक्तियों का अलग अलग पृथक पृथक रूप से उपयोग करती हैं। लेकिन अगर शासन का स्वरूप सोवियत रूस और चाइना की भांति सर्वसत्तावादी वाला है, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की भांति शासन के घोषित और अघोषित स्वरूप में अंतर रहता है, तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ लगभग वैसी हो जाती हैं जैसे कि उस देश का शासन जो वास्तविक रूप से चलाना चाहते हैं, जो संचालन करते हैं वास्तविक रूप से, वो निर्धारित करते हैं, वैसी ही शक्तियाँ व्यवस्थापिका की रह जाती हैं। ऐसे देशों में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ सर्वोच्च नहीं रह पाती हैं और उनका काम केवल यह रह जाता है कि वे कार्यपालिका द्वारा निर्मित जो नीतियाँ हैं उन पर मुहर लगाएं। केवल उनका कार्य कार्यपालिका की बनाई गई नीतियों पर मुहर लगाने का ही रह जाता है। कटिल्स ने कहा है कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से नियम निर्माण करने वाली संस्थाओं का स्थान और महत्व इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद से लेकर सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक सुप्रीम सोवियत तक, या शक्तिशाली अमेरिकी कांग्रेस से लेकर स्पेन की शक्तिशाली कॉर्टेस तक अलग अलग है। अगर हम आज व्यवस्थापिकाओं की बात करें तो उनके बारे में अनेक विशेषण प्रचलित हैं। उन्हें विद्वान अलग अलग तरह से पुकारते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं। कुछ लोग उन्हें रबड़ की मोहर कहते हैं, तो कुछ उन्हें बातूनी दुकानें कहते हैं, कुछ उन्हें कठपुतली निकाय
और धोखाधड़ी की दिखावटें तक कहकर पुकारने लगे हैं। लेकिन इन सब विशेषणों के बावजूद भी व्यवस्थापिकाएं अनेक शक्तियों से संपन्न हैं और अनेक शक्तियों से संपन्न होने के कारण व्यवस्थापिकाओं के द्वारा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थापिकाएं पूरा करती हैं। अगर हम मोटे मोटे रूप से बात करें तो व्यवस्थापिकाएं दो प्रकार के कार्य करती हैं। पहला कार्य है परंपरागत कार्य और दूसरा प्रकार का जो कार्य है आधुनिक कार्य। अगर हम परंपरागत कार्यों की बात करें तो परंपरागत कार्यों के अंतर्गत व्यवस्थापिकाओं द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाता है। व्यवस्थापिका वित्तीय संबंधी कार्यों का निष्पादन करती है। व्यवस्थापिका द्वारा विमर्शात्मक कार्य किए जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। व्यवस्थापिका संविधान के संशोधन संबंधी कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। अगर हम व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक कार्यों की बात करें तो व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक कार्यों में व्यवस्थापिका औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका सुरक्षा संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। व्यवस्थापिका प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका हित स्वरूपीकरण या हित समूहीकरण का कार्य करती है। व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक शिक्षण का कार्य करती हैं। व्यवस्थापिकाएं पर्यवेक्षण, छानबीन एवं निगरानी के कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिकाएं के कार्यों को परंपरागत और आधुनिक प्रकार के कार्यों में बांटा गया है। अब हमारे जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम व्यवस्थापिकाओं के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।